यशोदान भाई और हमारे दिल्ली के मेरे साथी गुलाब भाई और तमाम साथियों, सबसे पहले तो मैं जो टीम जिसने आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, मैं उसको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि एक सही समय पे बहुत शानदार और देश और बच्चों के लिए, गुजरात के बच्चों के भविष्य के लिए आज का ये कार्यक्रम बहुत बड़ी नींव रखेगा। आपको मैं बोल रहा हूँ, शिक्षा पर 2015 में जब हम लोग सरकार बना के दिल्ली में आए थे तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक ही सपना दिया था। बोले कि एजुकेशन पे इतना काम करना है, इतना काम करना है कि एक दिन इस देश में चुनाव शिक्षा के नाम पे होने लगे। और वडोदरा की इस धरती से मुझे लग रहा है वो दिन आता हुआ दिख रहा है। आप सबने जितने इंपॉर्टेंट सवाल पूछे, देखिए एक आदमी जिसको सुबह 9 बजे उठ के, मतलब सुबह 5-6 बजे उठ के कुछ खेतों में जाना होता है, कुछ मजदूरी करनी होती है, कहीं शहर में भी रहता है तो गाड़ी साफ करता है, अखबार लेके आता है, सब्जी लेके आता है, फिर दिन भर कुछ ना कुछ दुकान चलाता है, शाम को बैठता है तो फिर से एक सब्जी का ठेला लगा के राउंड लगा के आता है। ऐसे लोग हैं। फिर उसके बच्चे हैं। हम उससे ये सोचें कि वो किसी फोरम में जाके किसी शिक्षा मंत्री से ये पूछे कि क्या करोगे, थोड़ा ज्यादती हो जाएगा। उसके लिए सुबह से शाम केवल जीने मरने के लिए किसी तरह से उस परिवार का पेट पालने में बीतता है। वैसे में उन लोगों को जिनको ईश्वर ने इतना दिया है कि कम से कम किसी शिक्षा मंत्री के सामने आंखों में आंख डाल के पूछ तो सकें, उन लोगों को ऐसे सवाल हमेशा पूछने चाहिए जो आपने पूछे हैं। शिक्षा पे सवाल खड़े होना इस राजनीति को, देश के लोकतंत्र को मजबूत करता है। मैं ऐसा मान के यहां आया। बहुत शानदार एग्जीबिशन हमारी टीम ने बाहर लगाई। आपने देखी क्या? सब लोगों ने देख ली एग्जीबिशन बाहर कि 27 साल में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात को क्या दिया है। आप जब इस एग्जीबिशन में जाते हैं तो एक तरफ 27 साल का गुजरात का भारतीय जनता पार्टी के शासन के स्कूल हैं और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी के 7 साल के शासन के स्कूल हैं। यकीन मानिए, अगर आपको आज समय नहीं था वरना कोई पुराना वीडियो भी दिखाते आपको, गूगल कर लीजिएगा, दिल्ली स्कूल जर्नी करके बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। एकदम हूबहू ऐसे या इससे भी बुरे स्कूल मिलेंगे 2015 के। जब मैं 2015 में दिल्ली के स्कूलों में जाता था तो जैसे अभी गुजरात के स्कूलों की हालत देख रहे हैं आप, इससे भी खराब हालत होती थी दिल्ली के स्कूलों की। टेंट वाला स्कूल बोलते थे वहां पे। लेकिन आज दिल्ली के स्कूलों की तस्वीर बदल गई है और हमको पूरा भरोसा है कि अगर गुजरात के लोग एक मौका दे देंगे तो 5 साल के अंदर अंदर गुजरात के स्कूलों की भी तस्वीर बदल सकती है। केवल 5 साल के अंदर, लंबा समय नहीं चाहिए। आप लोगों ने कई सारे सवाल पूछे, मुझे लगता है करीब 17-18 लोगों ने अलग अलग सवाल पूछे हैं। मैं कुछ बातें जनरल तरीके से कहने की कोशिश करता हूं, फिर कुछ चीजें रह जाएंगी तो उनको अलग से स्पेसिफिक जवाब दे दूंगा। 2015 में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बनी। मैं उनके वित्त मंत्री के रूप में और शिक्षा मंत्री के रूप में काम करना शुरू किया तो मैंने उनसे पूछा, दिल्ली का पहला बजट बनाते हुए उनसे पूछा कि आपका मुख्यमंत्री के रूप में वित्त मंत्री को क्या निर्देश है, क्या ध्यान रखना है पहला बजट बनाते हुए। आप यकीन मानिए कि आज अगर हम दिल्ली के शिक्षा मॉडल की बात कर रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उस दिन 2015 में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपने वित्त मंत्री से जो बात कही थी उसकी बदौलत कर रहे हैं। वो बात क्या थी वो शायद आपके कान तक पहुंचे। आप याद रखिएगा और सोचिएगा कि क्या कभी देश के किसी मुख्यमंत्री ने अपने वित्त मंत्री से ऐसा बोला होगा? किसी प्रधानमंत्री ने, किसी मुखिया ने सरकार के अपने फाइनेंस मिनिस्टर को ऐसा बोला होगा? मेरे चीफ मिनिस्टर ने मुझको कहा, एज फाइनेंस मिनिस्टर मुझको निर्देश दिया कि बजट ऐसा बनाना जैसा घर का बजट बना रहे हो। और घर के बजट में आजकल माँ बाप सबसे ज्यादा चिंता इस बात की करते हैं कि बच्चों को पढ़ाने का पैसा कहां से आएगा। मेरे को वो बोले कि अगर स्कूल बनाने में और पुल बनाने में, ब्रिज,
स्कूल बनाने में और पुल बनाने में कोई एक चुनाव करना हो तो पहले स्कूल बनवा देना, बच्चे पढ़ लिख गए तो पुल अपने आप बना लेंगे। शुरू में चुनाव करना पड़ा, लेकिन ईमानदारी की राजनीति की बदौलत ना स्कूल बनाने के लिए पैसा कम पड़ा और ना पुल बनाने के लिए पैसा कम पड़ा। कहते हैं जब नीयत साफ होती है तो भगवान भी मदद करता है। दिल्ली का बजट, आप में से कई लोगों ने बजट की बात की है, पैसा कहां से आएगा, अभी उज्जवल भाई पूछ रहे थे, है ना, और भी कई साथियों ने कुछ जिक्र किया बजट का। दिल्ली का बजट जब हमारी सरकार बनी थी तो 30,000 करोड़ का होता था, और उज्जवल भाई उससे पहले साल जाएंगे तो 29,000, 28,000, लगभग 1,000 करोड़ हर साल बढ़ता था। माने ऐसे देख लीजिए कि 2010 में दिल्ली का बजट करीब 25,000 करोड़ था, वो 2015 तक आते होते 25,000 से 30,000 करोड़ हुआ। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के 5 साल के दौरान, ईमानदारी से काम करने वाली सरकार के दौरान दिल्ली का बजट हो गया 30,000 करोड़ से 60,000 करोड़, 5 साल के। कोई नया टैक्स नहीं लगाया, जनता के ऊपर कोई सेस नहीं लगाया जी पेट्रोल में 2 रुपए एक्स्ट्रा दे देना, कुछ नहीं किया। जो कुछ किया वो सस्ता किया, टैक्स के रेट भी जब वैट होता था तो कम कर दिए थे। उसके बावजूद 30,000 करोड़ से 5 साल के अंदर अंदर बजट पहुंच गया 60,000 करोड़ रुपए। और अभी तो मैं अभी जो बजट पेश किया इस बार हमने मार्च के महीने में, 76,000 करोड़ रुपए हो गया है 7 साल के दौरान। 30,000 करोड़ से 7 साल के दौरान 76,000 करोड़ बजट हो गया। जनता तो खूब पैसा देती है, जनता तो खूब टैक्स देती है। एक भिखारी अगर माचिस भी खरीद के लाता है बाजार से, बाकी सब छोड़ दीजिए, इनकम टैक्स भी मिलता है, सेल टैक्स भी मिलता है, सब चीजें मिलती रहती हैं बड़े बड़े, उस पर टीवी खरीदते हो, फ्रिज खरीदते हो, सब पे दे के आते हो। लेकिन एक भिखारी अपने घर में खाना बनाने के लिए नमक का पैकेट भी खरीद के लाता है, तो अगर 10 रुपए का पैकेट है तो उस पर भी टैक्स दे के आता है। टैक्स देने में कोई कमी नहीं करता है, लेकिन उस टैक्स के पैसे का ईमानदारी से इकट्ठा होना और फिर उसका ईमानदारी से खर्च होना, यही राजनीति है हमारी। ये हमने दिल्ली में करके दिखाया। ना कभी पैसे की कमी पड़ी। जब पैसा था तो जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पुल बनाना और स्कूल बनाने में पहले अगर चुनाव करना पड़े तो स्कूल चुनना, बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो पुल तो अपने आप बना लेंगे। तो उसके बाद दिल्ली में पहली बार एजुकेशन का बजट 25% हुआ, पहले 10-12% होता था। बजट डबल हो गया और लगातार 7 साल से लगभग 24-25, 26, 24-25, 26 इस तरह से परसेंट बजट दिल्ली का रहता है। उस पैसे का इस्तेमाल हमने दिल्ली में अच्छे स्कूल बनवाने के लिए किया। मैं ये नहीं कह रहा कि दिल्ली के सारे स्कूल 5 स्टार हो गए हैं, लेकिन आज हमने एक न्यूनतम रेखा खींच दी है कि पूरी दिल्ली के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको एक भी स्कूल ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे मकड़ी के जाले लगे हों, गंदगी पड़ी हो। बच्चा मेरा स्कूल पढ़ने जाए और उसको मकड़ी के जालों में बैठना पड़े, ऐसा स्कूलों में बैठना पड़े जैसे कबाड़ खाने में भेज रहे हैं, तो भाई कबाड़ खाने में बिठा दो, फिर स्कूल क्यों भेज रहे हो? आज हम गारंटी देते हैं कि दिल्ली में एक भी स्कूल आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे गंदगी हो, मकड़ी के जाले लगे पड़े हों कमरों में, क्लासरूम में, जहां पे बच्चों के लिए बैठने के लिए डेस्क ना हो, एक भी स्कूल नहीं मिलेगा। एक भी स्कूल नहीं मिलेगा जहां बच्चों को पीने का पानी ना हो, जहां टॉयलेट्स गंदे पड़े हों, जहां लिखने के लिए बढ़िया शानदार व्हाइट या ग्रीन बोर्ड ना लगा दिए गए हों, सब में लगा दिए गए। इसके आगे बढ़ के हमने हर एक क्लासरूम में सीसीटीवी लगवा दिया। और बच्चे के माँ बाप हमेशा शिकायत करते थे भाई टीचर नहीं आते, या टीचर शिकायत करते थे जी बच्चा नहीं आता, आपस में भी रहता था, वो कहते थे पढ़ने नहीं आता, बच्चा भी बंक कर जाता था कई बार। हमने सीसीटीवी लगा दिया। अभी माँ बाप को पासवर्ड दे रखा है कि अगर आपका बच्चा सपोज 8वीं क्लास में पढ़ता है, सेक्शन ए, 8th ए में आपका बच्चा पढ़ता है, तो आपकी मतलब बच्चे की मदर या फादर के पास में उनको पासवर्ड दे दिया है, लिंक देके, कि आप दिन में 3-4 बार लॉगिन करके अपने बच्चे को देख सकते हो कि आपका बच्चा क्लासरूम में पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तो क्वालिटी का स्ट्रक्चर, हमने नए नए स्कूल बनाए, अच्छे स्कूल बनाए, साफ सुथरे स्कूल बनाए,
क्वालिटी का स्ट्रक्चर ऐसा कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारों में बहुत शानदार 5 स्टार टाइल्स लग गए हैं, हो सकता है सब में ना लगे हों। स्काई इज द लिमिट की बात नहीं कर रहा मैं बॉटम लाइन की बात कर रहा हूं। और उसको तुलना कर लो गुजरात की बॉटम लाइन से। बॉटम लाइन मजबूत करनी पड़ेगी। 4 स्कूल तो कोई भी अच्छे बना लेता है। आप देश की किसी भी सरकार से पूछ लो, दिल्ली में भी 2015 में 17 स्कूल अच्छे बना रखे थे, गिन के 17, जिनका अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था। बाकी के 1100 स्कूल थे, बाकी के सारे सड़े पड़े थे। आज हम उल्टा बोल रहे हैं, आपको एक भी स्कूल ऐसा नहीं मिलेगा जिसके बारे में आप ये कह सकें कि इसमें मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ने भेज सकता हूं। शानदार स्कूल, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर। जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया तो हमने टीचर्स पे काम करना शुरू किया। हम टीचर्स पे काम करना शुरू किया कि भाई मैंने उनके साथ खूब संवाद किया। आप में से बहुत सारे लोग टीचर्स हैं। घर पे बैठा, उनके साथ खाना खाया, स्कूल में जाके खाना खाया, गपशप की, फिर उन्होंने बताया हमारे को क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे दिक्कत आती है, उनकी ट्रेनिंग कराई। आज दुनिया में जहां भी अच्छी ट्रेनिंग होती है, वो ब्रिटेन में कैम्ब्रिज स्कूल हो, सिंगापुर का स्कूल हो, फिनलैंड की एजुकेशन दुनिया में नंबर 1 जानी जाती है, सारी जगह, अमेरिका में, हार्वर्ड में, हम सब जगह हम अपने टीचर्स को ट्रेनिंग करने के लिए भेज रहे हैं, प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग करने के लिए भेज रहे हैं। मैं स्कूलों में गया तो मुझे लगा यार हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल साहब है ना, उनको लीडरशिप नहीं आती। वो अच्छे हैं, उनको टीचिंग आती है, टीचिंग में बहुत शानदार हैं, लेकिन 50-100 टीचर की टीम को लीड करने वाला आदमी के अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए। कुछ के अंदर थी, कुछ के अंदर नहीं थी। तो हमने IIM अहमदाबाद से बात की। IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर साहिबान को मैंने कहा कि मेरे स्कूल के प्रिंसिपल से बात करो और उनके काम करने के तरीके को समझो, सोचो लीडरशिप में कहाँ कमी है, उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम बनाओ। IIM अहमदाबाद ने, जो देश का सबसे और दुनिया के सबसे टॉप मैनेजमेंट संस्थानों में आता है, उन्होंने दिल्ली के स्कूल प्रिंसिपल्स के लिए स्कूल लीडरशिप का प्रोग्राम बनाया और हमारे सारे प्रिंसिपल्स उनसे ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं अहमदाबाद में। मैं सोचता हूं अगर दिल्ली के स्कूल प्रिंसिपल IIM अहमदाबाद से ट्रेनिंग लेके जा सकते हैं तो भाई गुजरात के प्रिंसिपल्स को भी करवा दो। हमारे लिए तो, हमें तो हवाई जहाज से भेजना पड़ता है, प्रिंसिपल्स को खर्चा भी आता है। यहाँ से तो बस में बैठ के भी जा सकते हैं, पास में ही है, 2 घंटे का रास्ता है। बड़ौदा के सारे प्रिंसिपल्स को करा दो, क्या दिक्कत है। लेकिन नियत होनी चाहिए। अभी तक IAS अधिकारी, IPS अधिकारी यही जाते थे ट्रेनिंग के लिए विदेशों में। हमने कहा IAS IPS जाते रहो, मुझे मेरे टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग देनी है। अगर हम ये चाहते हैं कि वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हमारा टीचर हमारे बच्चों को दें, तो फिर अपने टीचर को मदद करनी पड़ेगी कि वर्ल्ड क्लास है क्या, देख के तो आओ, दुनिया को समझ के तो आओ, तभी तो दुनिया की सबसे बेहतर ट्रेनिंग दोगे। तो ये हमने टीचर्स की ट्रेनिंग करनी शुरू की और इसका नतीजा मित्रों ये हुआ कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों का नतीजा, रिजल्ट, जो पहले 80%, 75% होता था और 40-40, 50-50% में बच्चे पास होते थे, 100% रिजल्ट पहुंच गया और बच्चे 90%, 95% लाने वाले बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, हर साल लगातार बढ़ती जा रही है। और सिर्फ रिजल्ट नहीं, आज हमारे ऐसे ऐसे स्कूल हैं जहां से बिना कोचिंग लिए हुए एक स्कूल से 5 बच्चे सीधे IIT पहुंच रहे हैं, उसके अलावा तो बाकी जगह पहुंच ही रहे हैं। एक ही स्कूल की 80 लड़कियों में से 32 ने नीट एग्जाम क्वालिफाई किया, नीट का एग्जाम। और ये सब गरीब परिवारों के बच्चे हैं। मैं एक बंदे से मिला, वो एक स्कूल में मिला मुझको, रोने लगा कि जी आपने भविष्य बन दिया। भावुक हो जाता है आदमी। मंत्री से मिला तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले जी मेरा बेटा मुंबई में एरोनॉटिकल साइंस में IIT में एडमिशन लिया है। मैंने कहा आप क्या करते हो? बोला जी मैं, द्वारका है कॉलोनी, वहां पे बड़ी सी कॉलोनी है, द्वारका कॉलोनी में फ्लैट्स के नीचे अपार्टमेंट में प्रेस करता हूं। उस प्रेस वाले अनपढ़ व्यक्ति का बेटा आज एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में IIT मुंबई में पढ़ रहा है और बिना कोचिंग के और बिना पैसे के वहां पे उसकी पढ़ाई हुई, सारी पढ़ाई के लिए होती है। तो ये नतीजे हर तरीके से अच्छे आने लगे, हमारे बच्चे आगे बढ़ने लगे। फिर अरविंद केजरीवाल जी ने मुझसे कहा कि ये हमारे रिजल्ट अच्छे आने लगे, स्कूल की बिल्डिंग बड़ी शानदार हो गई, लेकिन हमें, हमारी राजनीति का मकसद तो यह है कि हमें बच्चों को अच्छा इंसान बनाना है। हर बच्चे का कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, हर बच्चे का माँ बाप को सम्मान करे, देश को सम्मान करे, देश से प्यार करे। तो इसके लिए हमने 3 पाठ्यक्रम लागू किए नए।
पहला पाठ्यक्रम आपने जिक्र किया जिसका हैप्पीनेस पाठ्यक्रम, दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप पाठ्यक्रम और तीसरा देशभक्ति पाठ्यक्रम। हैप्पीनेस पाठ्यक्रम में हम बच्चों के साथ में उनको ये नहीं कहते कि झूठ बोलना चाहिए कि सच बोलना चाहिए, हम कहते हैं जो बोलना है वो बोलते रहो, अपने को फर्क नहीं पड़ता। प्यार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, माँ बाप का सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हम वो चाहिए की जो भाषा थी ना मोरल प्रीचिंग की, वो गड़बड़ कर गई। हम उसको हैप्पीनेस, किसी ने पूछा इसलिए मैं शेयर कर रहा हूं, हम हैप्पीनेस में चाहिए मोरल प्रीचिंग नहीं करते, हम बच्चे के अंदर उसको घुसने में मदद करते हैं। जैसे कैसे करते हैं, एक सवाल उठता है। एक छोटी सी कहानी है हैप्पीनेस करिकुलम की। एक लड़की थी, अपने भाई को गोद में लेके पहाड़ पे, छोटी पहाड़ी पे कहीं जा रही थी। किसी दयालु आदमी को दया आई, उसने कहा बेटा तू बोझ से थक गई होगी, ये बोझ मैं उठा लेता हूं बच्चे को। वो लड़की ने जवाब दिया कि जी बोझ होगा आपके लिए, मेरे लिए तो मेरा भाई है। अभी नॉर्मल प्रीचिंग नैतिक शिक्षा की किताबों में क्या होता है, ये कहानी पढ़ाई और उसके बाद बोला अच्छा लड़की का नाम क्या था, लड़की ने जिसको गोद में लिया था उससे क्या रिश्ता था, आदमी ने क्या बोला, लड़की ने क्या बोला, बच्चा उसका आंसर लिख देता है, 1/1 नंबर मिल जाता है उसको, 2/2 नंबर मिल जाता है। ऐसा ही होता है ना। हमने कहा इससे काम नहीं चलेगा, परीक्षा का मसला नहीं है। अभी ये कहानी पढ़ा के इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि हम समझ सकें कि बदलना कैसे है। अभी ये वाली कहानी पढ़ा के हम करते हैं ये कि एक हफ्ते के लिए टीचर और बच्चों को खुला कहते हैं भाई अब आप हफ्ते 10 दिन 15 दिन जितना ले लो, लेकिन इस कहानी का जो सूत्र है सारे वो अंदर तक घुसाओ। कैसे घुसाओ? फिर वो टीचर बच्चों से पूछती है रोज, आज पिछले 24 घंटे में आपने कौन सा काम बोझ समझ के किया और कौन सा काम रिश्ता समझ के किया। मम्मी के साथ, पापा के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, दोस्तों के साथ, टीचर के साथ, पड़ोसी के साथ, हर वक्त कुछ ना कुछ करता है आदमी। कौन से काम में काम करते वक्त आपको लगा ये बोझ है और कौन से काम को करते वक्त लगा इसमें तो मजा है क्योंकि इसमें रिश्ता है। वो बच्चा अपनी जिंदगी से रोज उदाहरण ढूंढ के लाता है। आज मम्मी ने पानी मांगा, आज मम्मी ने मेरे हिस्से की चॉकलेट उसको दे दी, आज मुझे पढ़ने के लिए बोला टीचर ने। ये सारे चीजों में बच्चा ढूंढता है, रिश्ते में मजा है। आप देखिए 15 दिन तक अगर बच्चा अपने माइंड में ये एक्सरसाइज करने लगे कि मैं अपने रोजमर्रा के बिहेवियर में किस रिश्ते को बोझ मानता हूं और किस वक्त में रिश्ते के मजे ले रहा होता हूं, तो उसको रिश्ते में मजा आने लगता है। और उसके बाद आप उसको सिखाने की जरूरत नहीं है कि रिश्तों का सम्मान करना चाहिए, फिर सम्मान होगा ही होगा, रिश्तों में प्यार होगा ही होगा। ये मेथोडोलॉजी है। इसी तरह से एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम, आपने बिजनेस ब्लास्टर देखा होगा। छोटे छोटे बच्चे 11वीं 12वीं के, उनको हमने 2-2 हजार रुपए सीड मनी दिया और क्या क्या बिजनेस आइडियाज बना के ला रहे हैं, वो स्टार्टअप बना के ला रहे हैं। 52,000 स्टार्टअप बनाए हमारे बच्चों ने, छोटी छोटे ने। और जिसको हमने 2,000 दिए, मान लो 4 बच्चों ने मिला तो 8,000 उसको मिला, तो 8,000 रुपए डाल के वो 80,000 कमा लाए। और जब उनके हमने एग्जीबिशन कराई तो उस 80,000 के साथ साथ उनको और 2 लाख का इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट दे दिया कि लो भाई तुमने अच्छा काम किया, हम तुमको और इन्वेस्टमेंट देते हैं, अपनी कंपनी को आगे बढ़ाओ। तो ये स्टार्टअप, क्योंकि हमने एक मैसेज दिया है उसमें बच्चों को। आप किसी भी स्कूल में जाओ, गुजरात में चले जाओ, देश में किसी में चले जाओ, क्या करना चाहते हो, बच्चे के सपनों में एक नौकरी है। दिल्ली में मैंने अपने आप से सवाल किया कि दिल्ली के स्कूलों से हर साल 2.5 लाख बच्चे पास होकर निकलते हैं और सारे के सारे इस सपने के साथ निकलते हैं कि मुझे एक अच्छी सी नौकरी करनी है, वो चाहे IAS की करनी हो, IPS की करनी हो या कंपनी की करनी हो। सवाल यह है भाइयों बहनों कि अगर स्कूलों से, कॉलेजों से हर बच्चा एक अच्छी सी नौकरी करने निकलेगा तो फिर नौकरी देने वाला कहां से आएगा? अगर सारे बच्चे नौकरी करने वाले ही निकलेंगे, और नौकरी करने वालों का देश, स्कूल में नौकरी की मानसिकता से पढ़ने वालों का देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है, नौकरी देने वालों का देश तरक्की करता है। तो इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट और देशभक्ति पाठ्यक्रम इसमें हमने लागू किया। तो आज गुजरात में जब हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो बात ये नहीं है कि दिल्ली मॉडल, बात ये नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी मॉडल। अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल यही है कि एक बच्चे को पढ़ने में शानदार बनाओ ताकि वो IIT जैसी जगह भी जा सके, उस बच्चे को चरित्र में ऐसा बनाओ कि वो अपने माँ बाप की जिंदगी भर सम्मान करे, जिंदगी भर उनकी सेवा करने को तैयार रहे और समाज के साथ मिलजुल के खड़ा हो। ये जरूरी है, क्योंकि जेब में 4 मोबाइल भी देख ले आदमी, खुश तो रिश्तों में ही होता है। 4 मोबाइल 1-1 लाख के भर ले अपने चारों पॉकेट्स में, उससे खुश नहीं होगा।
खुश तो 4 रिश्तों से ही होता है। तो ये बात हम उसके साथ में करते हैं। तो ये बच्चा आगे बढ़े, नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने। इस तरह की जब चीज़ें दिल्ली में चल रही हैं तो उसका बड़ा असर पड़ा देश भर से। मिलेनिया ट्रंप अगर जब दिल्ली आई तो उन्होंने भी कहा मुझे हैप्पीनेस क्लास देखनी है। आज हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के पढ़ने वाले बच्चे सीधे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले रहे हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ उनको बिना कंपटीशन के एडमिशन दे रही हैं। तो ये बात मैंने थोड़ी सी दिल्ली की। अब मेरा मन है थोड़ा सा मैं गुजरात की भी बात करूँ। गुजरात में मैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी है तो एजुकेशन की बात करती है। हमारे दोनों भाइयों ने, मित्रों ने, सबने, जितने पार्टी के लोग बैठे हैं, इन्होंने गुजरात में जब एजुकेशन की बात करनी शुरू की और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने यहाँ के एजुकेशन का मुद्दा उठाया तो यहाँ के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों कहने लगे गुजरात की एजुकेशन बड़ी शानदार है, आपको पता ही नहीं है गुजरात की एजुकेशन कैसी है। मैंने सोचा यार 27 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो कुछ तो किया ही होगा। अब हमारे मित्र बोले जी कम किया है। मैंने कहा यार नहीं, मैं डर रहा था आते हुए गुजरात पहली बार जब आया स्कूल देखने। तो 12 अप्रैल को इन लोगों के आग्रह पे कि आप नहीं जानते हैं, मेरे मन में, मैं सही बताऊं, मुझे लग रहा था कि यार 27 साल से भारतीय जनता पार्टी गुजरात की सत्ता में लगातार है, तो स्कूल को कुछ तो उठाया ही होगा। लेकिन 12 अप्रैल को जब मैं शिक्षा मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र जामनगर में गया, भावनगर में गया और वहां भावनगर शहर के स्कूल देखे तो मुझे बहुत दुख हुआ। वो स्कूल नहीं थे, कबाड़ खाना था जिसमें बच्चे पढ़ रहे थे, ऐसे बच्चे बिठा रखे। उसके बाद तो हजारों लोगों ने अपने अपने फोटोग्राफ गांव-गांव से भेजे, सबने इनको कहा, हमको भी कहा इधर भी आइए। मीडिया गया, मीडिया के साथी सीधे अहमदाबाद से गए थे, उन्होंने साक्षात देखा कि बात तो सही कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री के इलाके में स्कूल ऐसे कैसे हो सकते हैं यार। तो ये सारे फोटोग्राफ जो आपने देखे वहां उन लोगों के दिए हुए हैं। अब जब ये राष्ट्रीय स्तर पे मुद्दा उठा कि गुजरात के स्कूल, सरकारी स्कूल बहुत खराब हैं, तो 12 अप्रैल को ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा के दिल्ली के स्कूलों में अपने सारे सांसद भेजे, सारे कार्यकर्ता भेजे, ढूंढ के लाओ कोई कमी। लेकिन उनको क्या मिला आप देखो, जब मैं भावनगर गया तो उस दिन उनके सारे सांसद दिल्ली के स्कूलों में घूम रहे थे। क्या मिला? कहीं किसी स्कूल में पीछे वाले दरवाजे पे के पास में, पीछे वाली दीवार के पास में प्लास्टर उखड़ रहा था, उसका फोटो दिखा के बोले टाइल टूटी पड़ी थी, देखो ये है केजरीवाल का मॉडल। अब वो बेचारे कई सांसदों को इन्होंने बोला लाइव करना स्कूल से, इनको आइडिया नहीं था दिल्ली के स्कूलों में क्या है, तो कई सांसदों को इन्होंने लगा दिया लाइव। तो उसने वहां जहां एक टाइल टूटी पड़ी थी वहां से लाइव करना शुरू किया, देखो ये है दिल्ली में केजरीवाल जी का स्कूल मॉडल, चलो आगे मैं दिखाता हूं। जैसे अगले कमरे में गया, शानदार बच्चे पढ़ रहे थे नीचे बैठ के, नहीं यहां तो ठीक है आगे चलते हैं। दिखा नहीं पाए, कुछ ढूंढ नहीं पाए, कहीं टाइल उखड़ी पड़ी, कहीं मान लो किसी कमरे में सीमेंट का कोई कोना गिर गया छोटा सा, वो सब दिखा के बेचारे दुखी रहे। लेकिन एनीवे, उसका नुकसान इनको ये हुआ कि लोगों ने देश भर में पूछना शुरू किया कि 27 साल में भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी स्कूलों में काम क्यों नहीं किया। ये सवाल देश के सामने खड़ा हो गया और उसका नतीजा डैमेज हुआ भारतीय जनता पार्टी को। इन्होंने जो भौकाल खड़ा कर रखा था उसकी हकीकत खुली तो 4 दिन बाद, 12 अप्रैल को हम गए, 18 तारीख को, 6 दिन बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात आए और उन्होंने सारे देश के मीडिया के सामने लाइव किया कि नहीं हमारे स्कूल अच्छे हैं, देखो हमने मीडिया से विद्या समीक्षा केंद्र बनाया है। और उन्होंने उस विद्या केंद्र, समीक्षा केंद्र का दौरा करके सारे देश को बताया कि देखो मैंने कितना अच्छा समीक्षा केंद्र बनाया है, ये तो बकवास कर रहे थे कल तो। हालांकि स्कूलों के फोटोग्राफ सबने देखे, सब पत्रकारों ने भी देखे थे, लेकिन फिर भी एक माहौल बनाया गया कि वो तो ऐसी ही बात थी, असली ये है विद्या समीक्षा केंद्र, इतना बड़ा बना दिया है। हमें लगा चलो कुछ अच्छे स्कूल होंगे, उनका डेटा है, डेटा तो डेटा है, कंप्यूटर तो कंप्यूटर है, जहां भी लगाओ अच्छा ही लगता है, जहां भी चिपका दोगे अच्छा ही लगती है कंप्यूटर की स्क्रीन। तो अभी क्या हुआ, उसके बाद इन्होंने सारे देश के शिक्षा मंत्रियों को कल और परसों, स्कूल शिक्षा मंत्रियों को, हायर और टेक्निकल के नहीं, स्कूल शिक्षा मंत्रियों को बुलाया शिक्षा नीति पे चर्चा करने के लिए, केंद्रीय मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ में मिलके, कि भाई गुजरात में बैठ के चर्चा करेंगे। तो मुझे लगा कि शायद अहमदाबाद के कुछ स्कूल दिखाएंगे,
इन्होंने बोला कि एक दिन चर्चा करेंगे, एक दिन गुजरात के एजुकेशन मॉडल को देखेंगे। फिर मैंने सोचा कि यार अहमदाबाद में तो 2-4 स्कूल हो सकता है होंगे ही अच्छे, पर मित्रों मैं आपको बहुत अथॉरिटी के साथ बताना चाहता हूं, डेटा सेंटर तो दिखाया उन्होंने, लेकिन सारे देश के सारे शिक्षा मंत्रियों को बुलाया, शिक्षा अधिकारियों को बुलाया, जो एजुकेशन सेक्रेटरी हैं, एजुकेशन डायरेक्टर हैं, उस लेवल के अधिकारियों को बुलाया, लेकिन एक भी स्कूल नहीं दिखाया। एक पूरा दिन लगाया कि हम आपको गुजरात का एजुकेशन मॉडल दिखाएंगे, डेटा सेंटर का टूरिज्म कराते रहे। देखो यहां इतना बढ़िया कंप्यूटर की स्क्रीन तो यहां भी लगी है, स्क्रीन तो ये लगी है, अभी अच्छी लग रही है स्क्रीन। स्क्रीन से अगर स्कूल अच्छे हो जाते तो वो बाहर फोटो किस चीज के हैं? पूरे दिन हमको घुमाते रहे, इधर से उधर, इधर से उधर, कुछ अच्छी चीजें दिखाने की कोशिश करते रहे, लेकिन लानत है ऐसी सरकार पर जो 27 साल सत्ता में रहने के बाद देश के शिक्षा मंत्रियों को गुजरात में बुलाती है और एक स्कूल नहीं दिखा पाती है, एक स्कूल नहीं दिखा पाती है। उसके अंदर ये हिम्मत नहीं है कि वो अपने एक सरकारी स्कूल में खड़ा होकर कह दे कि आइए मेरा स्कूल देखिए। हम दावे के साथ कहते हैं, मेरे यहां कोई भी मेहमान आता है कहता है जी आपका शिक्षा मॉडल समझना है, मैंने कहा मेरे सचिवालय में मत आना, डायरेक्टरेट में मत आना, स्कूल देख के आओ। फिर मेरे साथ फोटो खिंचाने मिलने आना है, कुछ क्वेश्चन हो तो पूछने आ जाना, मैं बताऊंगा नहीं कुछ, स्कूल देख के आओ, बच्चों से बात करके आओ, टीचर से बात करके आओ, स्कूल की बिल्डिंग देख के आओ, फिर कोई बात हो तो बात करना, उसके बाद कोई सवाल नहीं बचता। लेकिन कुछ किया हो तो दिखाते। मतलब सोचने की बात है कि सारे शिक्षा मंत्रियों को बुला के आप एजुकेशन मॉडल की बात करते हो और आप एक स्कूल नहीं दिखाया, आपने पूरे दिन बस में बिठा के इधर से उधर घुमाते रहे, कुछ कुछ दिखाते रहे, लेकिन शिक्षा की बात करने बुलाया, शिक्षा मंत्रियों को बुलाया, एक स्कूल तो दिखा देते, टीचर से तो मिलवा देते, बोले डेटा सेंटर है इसको देख लो। अब डेटा सेंटर की कहानी भी मैं आपको बता देता हूं छोटा सा। इनका दावा है कि जी इस डेटा सेंटर में हम गुजरात के सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों का डेटा रखते हैं, बच्चे का डेटा है, उसके अटेंडेंस का डेटा है, उसके एग्जाम का डेटा है। प्रेजेंटेशन इन्होंने हमको दी, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। दिल्ली में हम भी कुछ कुछ डेटा रखते हैं, पर प्राइवेट स्कूलों का हम भी नहीं रख पा रहे। मैंने पूछा प्राइवेट स्कूलों का सारा डेटा आता है? जैसे ही मैंने सवाल पूछा बोले नहीं नहीं सारा नहीं आता, हम केवल अटेंडेंस लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, सारे स्कूलों की अटेंडेंस आती है? बोले नहीं सारे स्कूलों की नहीं आती, कुछ प्राइवेट स्कूलों की अटेंडेंस आती है। चलो गवर्नमेंट स्कूलों की तो आती है? हाँ जी गवर्नमेंट स्कूलों की आती है। बहुत अच्छा लगा मुझे कि चलो अच्छा है। तो कहाँ से आती है? सारे टीचर सारे स्कूलों में अपना अपना डेटा भर देते हैं, कितने बच्चे आए, हमको 11 बजे तक पता चल जाता है पूरे गुजरात में किस स्कूल में कितने बच्चे आए हैं। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। फिर हम हर हफ्ते टेस्ट लेते हैं, हर टेस्ट का डेटा आता रहता है, हमको यह पता चल जाता है कि कौन सा बच्चा टेस्ट में कहाँ खड़ा है, किस स्कूल का बच्चा। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, स्क्रीन पे देखो बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने कहा ये स्क्रीन छोड़ो और सुनाना छोड़ो, मेरे को 2 स्कूलों का डेटा दिखा दो जो गवर्नमेंट स्कूल से आया हो और प्राइवेट स्कूल से आया हो। मैंने सिंपल सा सवाल किया उस डेटा सेंटर में खड़ा होकर, जिसको ये कहते हैं कि आपका डेटा सेंटर इतना शानदार है, हमारा अवॉर्डेड डेटा सेंटर है। मैंने कहा मेरे को केवल 2 स्कूलों का डेटा दिखा दो जो आपके पास जमीन से आया हो, लगातार आ रहा हो। एक गवर्नमेंट स्कूल दे दो, एक प्राइवेट स्कूल दिखा दो। प्राइवेट स्कूल से आप कह रहे हो अटेंडेंस आता है, अटेंडेंस ही दिखा दो, इट्स ओके। और गवर्नमेंट स्कूल में अटेंडेंस, टेस्ट, हर हफ्ते होने वाले टेस्ट का रिजल्ट मैं भी तो देखूं कितना बढ़िया मैनेज हो रहा है। मैं भी सीखना चाहूंगा, बाकी राज्य के शिक्षा मंत्री थे वो भी सीखना चाहेंगे। दोस्तों बहुत दुख हुआ ये देख के, जब मैंने कहा कि ये स्क्रीन पे जो बड़े बड़े चार्ट आप दिखा रहे हो ये किस डेटा से बने हैं, 2 स्कूलों का डेटा दिखा दो। तो पहले तो मुझको बोले जी वो आजकल छुट्टियां चल रही हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब स्कूल खुले थे तब के दिखा दो। यही बिल्कुल डिट्टो यही कन्वर्सेशन हुआ वहां पे। मैंने कहा जब स्कूल खुल रहे थे 1 महीने पहले तक तो स्कूल खुल ही रहे थे। मैंने कहा 15 अप्रैल 20 अप्रैल के बीच का किसी का 2-3 दिन का डेटा दिखाओ कि किस दिन कितने बच्चे आए, उसके अगले पहले दिन कितने थे, किस क्लास में कितने थे, मैं भी देखना चाहता हूं कंसिस्टेंसी। तो बोले ये वाली जो स्क्रीन है ना इस पे डेटा नहीं चल रहा, इस पे इंटरनेट का कनेक्शन काम नहीं कर रहा। शिक्षा मंत्री बैठे हैं, देश के शिक्षा मंत्री बैठे हैं, गुजरात के शिक्षा मंत्री बैठे हैं,
उसी को थोड़े दिन पहले मोदी जी देख के गए थे, टीवी पे चला था, बड़ा शानदार विद्या केंद्र है। हमने कहा हम भी सीख लेते हैं। तो पता चला जी, पहले तो बोले स्कूल बंद है। जब मैंने पूछा चलो पुराना डेटा दिखा दो, बोले ये वाली स्क्रीन जो आप देख रहे हो, जो दुनिया को हम दिखा रहे हैं, जो शिक्षा मंत्री को दिखा रहे हैं, उस पर डेटा नहीं चल रहा, इस पे ना इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, कंप्यूटर पे दिखा दो, किसी लैपटॉप पे दिखा दो। तो एक भले से अधिकारी आए, बोले हाँ जी मैं लैपटॉप पे दिखा देता हूँ। मेरे को लाके बोले, मैंने कहा वो कोई भी 15 अप्रैल के आसपास का गवर्नमेंट स्कूल और एक प्राइवेट स्कूल का डेटा दिखा दो, किस स्कूल से आ रहा है। डेटा सेंटर तो बढ़िया खूबसूरत है, पर डेटा जिस स्कूल से आ रहा है वो तो दिखा दो। तो वो साहब आए मेरे पास, वो बोले सर अभी ना वो वाला डेटा जो आप कह रहे हो स्कूल बंद है, पुराना डेटा आर्काइव हो गया है। मैंने कहा आर्काइव से निकाल लो, इतनी साइंस तो मेरे को भी आती है, मैं कंप्यूटर इंजीनियर नहीं हूं, लेकिन इतना तो बताया कि अगर एक क्लिक करोगे डेटा निकल आएगा। अब अगर मैं ये आपसे कहूं, आप आम आदमी की भाषा में इसको समझें कि भाई 13 अप्रैल, 12 अप्रैल, 14 अप्रैल को किसी एक स्कूल का हमें डेटा देखना हो कि साहब 13 अप्रैल को इस स्कूल में कितने बच्चे आए थे, कौन से क्लास में, 14 अप्रैल को कितने आए थे, फिर 15 को कितने आए थे, फिर 17 तारीख को आपने टेस्ट लिया, किसके कितने नंबर आए टोटल। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। बोले जी शाम को दिखा देंगे। मैंने कहा मान लो मैं केंद्र के शिक्षा मंत्री, जीतू जी गुजरात के शिक्षा मंत्री, अगर किसी स्कूल में जाएं और ये कहें भाई मुझे अप्रैल का 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल का डेटा दिखाओ जरा, हाजिरी कितनी थी, तो वो आर्काइव में चला गया, मिलेगी नहीं देखने को। तो मजाक है। मैंने कल इनको कहा शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में कि देखो हमारे देश में ये दौर चलता रहा है कि अगर 1000 स्कूल हैं तो 40, 50, 20 स्कूल अच्छे बना दो। वो अच्छे स्कूल अच्छा वीडियो बनवाने के काम आ जाते हैं, वो अच्छे स्कूल अच्छा प्रेजेंटेशन बनाने के काम आ जाते हैं, अच्छा डेटा सेंटर दिखाने के काम आ जाते हैं, लेकिन पढ़ाई के काम नहीं आते। देश की पढ़ाई, गुजरात की पढ़ाई तो बाकी के स्कूलों में भी हो रही है ना, उन 2 स्कूलों 4 स्कूलों में थोड़ी हो रही है। आप शिक्षा मंत्रियों को बुलाते हो, स्कूल नहीं दिखाते। आप कहते हो डेटा सेंटर में हम सारे स्कूलों का डेटा लेते हैं, जब पूछते हैं कि भाई 2 स्कूलों का दिखा दो तो आप वो भी नहीं दिखाते। बोले कभी कहते हैं छुट्टी हो गई, कभी कहते हैं इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, कभी कहते हो आर्काइव में चला गया, कभी कहते हो फिर शाम को दिखा देंगे। तो ये मजाक बना रखा है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आज यहां से ये मैसेज लेके जाइए। एक एक गुजरात के भाई और बहन के लिए मेरा मैसेज है कि अगर अपने बच्चों से प्यार करते हो, अगर अपने बच्चों से प्यार करते हो तो अपने वोट का इस्तेमाल उनको अच्छे स्कूल देने के लिए करिए। दैट्स इट। यही एक मैसेज है। लास्ट में कुछ सवालों के अगर कुछ जवाब छूट गए हों, दिल्ली में किया, दिल्ली में तो मैंने बताया कैसे शुरुआत की। जयंती लाल जी ने पूछा था, आरती बहन ने पूछा था कि फंड कहाँ से आया, तो मैंने थोड़ा सा जिक्र किया कि ईमानदारी की राजनीति होती है तो सरकार में फंड की कमी नहीं होती है। और फिर पॉलिटिकल विल, प्रायोरिटी तय होनी है। अरविंद केजरीवाल जी ने अगर ठान लिया कि मुझे स्कूल ठीक करने हैं तो फिर करने, चाहे भीख मांग के करने पड़े, करेंगे। मैडम कश्यप जी ने पूछा था हैप्पीनेस कैरिकुलम, मैंने जिक्र किया उसका। अनिकेत राठौर जी ने बजट का आपको पता है, जैसे मैंने थोड़ा सा डेटा समझने की जरूरत है। गुजरात का बजट है 2,18,000 करोड़ रुपए और गुजरात सरकार 2,18,000 करोड़ में से 30 करोड़ रुपए एजुकेशन पे खर्च करती है। हमारा बजट है 75,000 करोड़, 76,000 करोड़। हम 76,000 करोड़ में से 20,000 एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं। तो सोचना पड़ेगा कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना। आज यहां जितने लोग पढ़े लिखे बैठे हैं, मैं देश और गुजरात की बात ही नहीं कर रहा, अपनी बात कर लीजिए। आप सोच के देखिए कि आप पढ़े लिखे किस लिए हो गए। क्योंकि कभी किसी पीढ़ी ने, आपके माँ बाप ने, आपके दादा दादी ने या दादा परदादा, किसी एक पीढ़ी ने यह तय किया होगा जो खुद पढ़ी लिखी नहीं होगी कि हम एक खेत बाद में कर लेंगे, एक गाय बाद में पाल लेंगे, 4 गाय की जगह 3 गाय पाल लेते हैं, एक मकान का कमरा बाद में बनवा लेंगे, या एक साइकिल उस दौरान में होती थी, साइकिल बाद में खरीद लेंगे, पहले बच्चा पढ़ा लेते हैं। उस डिसीजन की वजह से आज हम पढ़े लिखे हैं। 4 पीढ़ी पहले, 3 पीढ़ी पहले, 5 पीढ़ी पहले किसी एक पीढ़ी ने हमारी डिसीजन लिया होगा। उसने फिर हमारे परदादा को पढ़ाया, परदादा ने दादा को पढ़ाया, दादा ने पिताजी को पढ़ाया, पिताजी ने हमको पढ़ाया।
लेकिन उस वक्त अगर वो डिसीजन नहीं लेते तो हो सकता है हमारे खेत का साइज बड़ा होता, लेकिन दिमाग वहीं का वहीं होता। पढ़ लिख नहीं पाते उस पीढ़ी ने। आज गुजरात की पीढ़ी को मैं आह्वान करता हूं, पूरी पीढ़ी को जिनके घर में बच्चे हैं, कि आइए पूरी पीढ़ी मिलकर लेते हैं कि वोट का इस्तेमाल किसी और काम पे बाद में कर लेंगे, पहले अपनी अगली पीढ़ी की पढ़ाई के लिए डिसीजन लेना पड़ेगा। बजट भी आ जाएगा। उज्जवल भाई, मैंने कोशिश की आपकी बात का जवाब लेने की। 6 करोड़ लोग हैं तो ये सरकार भी 6 करोड़ लोगों के लिए चुनी जाती है। दिल्ली में 2 करोड़ लोग हैं तो 2 करोड़ लोग अपनी सरकार चुनते हैं। 6 करोड़ लोग हैं, 6 करोड़ लोग टैक्स देते हैं, 6 करोड़ लोग सरकार चुनते हैं। मेरे यहाँ 76,000 करोड़ का टैक्स आता है, यहाँ 2,18,000 करोड़ का टैक्स आता है। टैक्स की कमी नहीं है, नीयत की कमी है, प्रायोरिटी की कमी है। धवल भाई ने क्वालिटी एजुकेशन, टीचर्स की बात की, अदर वर्क सेंसस की बात की। दिल्ली में हमने इसको बंद कराया, यहाँ भी बंद। मैंने अफसरों को कहा उस दौरान 2015 में ही कि भाई टीचर नहीं जाएगा इस तरह के काम के लिए, आप और हायर कर लो, किसी और को हायर कर लो, टीचर ये काम नहीं करेगा। कुछ काम करने पड़ते हैं फिर भी इलेक्शन वगैरह में, लेकिन जनरली टीचर उस वर्क के लिए नहीं जाते हैं वहाँ पे। अमित भाई, गुजरात के लिए कैसे करोगे? मुझे थोड़ी करना है, गुजरात के लोगों को करना है, वोट झाड़ू पे लगाना है। आपने पूछा गुजरात के लिए एजुकेशन ठीक कैसे करोगे? मैं तो आपके आगे हाथ ही जोड़ सकता हूं। आप वोट दबा दो, झाड़ू पे बटन दबा दो, अपने आप होने लगेगा। कल्पेश भाई ने पूछा कि 90% संस्थाएं तो पॉलिटिशियंस की हैं, उनका कैसे मुकाबला करना है? दिल्ली में भी ऐसा ही है। बड़े बड़े स्कूल जिनके नाम आप सुनते हो, उनके बोर्ड में पॉलिटिशियंस ही बैठे हुए हैं, पुराने वाले। लेकिन हमने कहा सरकारी स्कूलों को ऐसा कर दो कि फिर लोगों के पास चॉइस हो कि मेरे को वहाँ भेजना है या अच्छी एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट में भेज सकता हूँ, अपना काम हो जाता है। अपने को उनसे कोई लड़ाई थोड़ी लड़नी है। प्राइवेट स्कूल आज रियलिटी है, वो पॉलिटिशियन की हो, अफसर की हो, व्यापारी की हो, किसी ने पैसा लगाया उसकी हो, जिसकी भी हो, लेकिन मेरे को उससे लड़ाई नहीं है। मेरी प्रॉब्लम यह है कि गुजरात के भावनगर में शिक्षा मंत्री के कॉन्स्टिट्यूंसी में स्कूल सरकारी खराब क्यों है? मेरी प्रॉब्लम यह है। वहां किसी और प्राइवेट का, पॉलिटिशियन का स्कूल हो, अपने को क्या फर्क पड़ता है, चलाएं। मेरा सरकारी स्कूल इतना अच्छा होना चाहिए जितना उस पॉलिटिशियन का है, उसके बाद मुकाबला हो जाए। सरकार इसलिए है। धीरज भाई ने टीचर्स की भर्ती नहीं हो रही, पेपर लीक हो जाता है। अभी हमने दिल्ली में 17,000 टीचर्स भर्ती किए हैं पिछले 2-3 साल में, 4 साल में। आप और भी नौकरियां भर्ती होती रहती हैं। आपको दिल्ली से कभी खबर मिली कि पेपर लीक हो गया? ये गुजरात में पेपर लीक क्यों होते हैं? ये आप समझिए, हमारी और आपकी नजर में पॉलिटिशियंस का एक धंधा तो है कि देखो ये पॉलिटिशियन होके स्कूल चला रहा है, लेकिन ये छुपा हुआ धंधा नहीं है कि नेता और अफसर और मंत्री होके पेपर लीक करा रहा है। ये भी किसी ना किसी का धंधा है वहां पे। बिना नेता के धंधे के पेपर लीक नहीं होते, और अगर होते हैं, मान लीजिए किसी बदमाशी ने कर भी दी किसी ने, तो 2 दिन में पकड़ा जाता है, फिर खबर लीक के, और अगली बार नहीं होता। फिर यहां तो 10 बार हो गया। सही बात है, तो कहीं तो कुछ है। गुजरात की शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिनको अच्छी नहीं लगती वो दिल्ली चले जाएं। अभी गुजरात के लोग बोल रहे हैं कि हमको आपकी शिक्षा नीति अच्छी नहीं लगती, हम दिल्ली वाली शिक्षा नीति ले आएंगे। आप चौहान साहब बात कर रहे थे स्पोर्ट्स की, और साथ साथ प्राइवेटाइज कर रही हैं। ये देखो, प्राइवेटाइजेशन अपनी जगह है। आज दुनिया भर में प्राइवेट स्कूल हैं, लेकिन राजनीति का काम ऐसा है कि आप सरकारी स्कूलों को ठीक कर दो, फिर लोगों की मर्जी है अपने बच्चों को गवर्नमेंट में पढ़ाएं या प्राइवेट में पढ़ाएं। आप इतने बढ़िया कर दो जितने प्राइवेट स्कूल हैं। और आज अभी दिन में मेरे को कोई पत्रकार भी बात कर रहे थे, वो पूछ रहे थे कि आप ऐसा क्यों सोचते हो कि गवर्नमेंट स्कूल ही ठीक होने चाहिए। मैं दोहराना चाहूँगा कि आप दुनिया में देख लीजिए, अमेरिका, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी देश को उठा के देख लीजिए, जिस देश को आप मानते हैं कि वो डेवलप्ड कंट्री है, उस देश के 95 या 99% बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, तब वो डेवलप्ड कंट्री है। आपने स्पोर्ट्स की बात की, मैं अभी याद कर रहा था
अभी गोपाल भाई मुझको बता रहे थे कल ही कि माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री जी ने कोई स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया। कहाँ पे? अहमदाबाद में। और उन्होंने खुद स्वीकार किया कि मैं ये स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन करते हुए खुशी से कह रहा हूं कि आसपास के 8, 10, 15 किलोमीटर के इलाकों में, या शायद 4 विधानसभा, आसपास की 4-5 विधानसभाओं के इलाकों में लोगों के पास, बच्चों के पास खेलने के लिए मैदान नहीं है, इसलिए मैं अब इस सेंटर का उद्घाटन कर रहा हूं कि लोग खेल सकें। मतलब आप मान रहे हो कि 27 साल में आपने अहमदाबाद की 4-5 विधानसभाओं को स्पोर्ट्स की सुविधाओं से अलग रखा। आप फेलियर रहे। नहीं, ठीक है। तो महेश भाई आर्टिस्ट आ गए। हाँ, अभी देखो क्या है महेश भाई, आप आर्टिस्ट ना कुछ बाय डिफॉल्ट होता है, लेकिन हमने दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी बनाई है जहाँ पे स्किल के रूप में उसको, आपके आर्ट को शार्प करने का काम होता है। तो हम उसको स्किल के रूप में लेके चल रहे हैं। और एक हमने, आप क्योंकि जैसे आप डिज़ाइनिंग एनिमेशन से हैं, हमने अभी दिल्ली में एक फिल्म पॉलिसी बनाई है और हमारी फिल्म पॉलिसी कहती है कि दुनिया भर के, मुंबई के सब लोग फिल्म शूटिंग जो लोग दिल्ली में करेंगे, सरकार उनको मदद करेगी बशर्ते कि वो दिल्ली के, मैं ये नहीं कह रहा कि अमिताभ बच्चन की फिल्म बनाओ तो अमिताभ बच्चन को मौका मत दो, दिल्ली के एक्टर को मौका दो। ये तो हो सकता है अमिताभ जी की फिल्म बनेगी तो अमित जी की बनेगी, लेकिन जो बैकड्रॉप आर्टिस्ट हैं, डिज़ाइनर्स हैं, शूटिंग करने वाले लोग हैं, लाइटमैन हैं, छोटे छोटे और आर्टिस्ट हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, दिल्ली में भी बैठे हैं, अदर देन द स्टार्स, आप दिल्ली से लो तब हम उसको मदद करेंगे। हमने ये अभी फिल्म पॉलिसी बनाई है, तो उसमें आर्टिस्ट को सीधे मदद मिलने वाली है जब जब बड़ी फिल्मों की शूटिंग होगी। मुक्ति बहन ने बोला कि आप कैरियर को लेके क्या करें, हमने उसका दिल्ली में फॉर्मूला निकाला है, बहुत आसान सा फॉर्मूला निकाला है। गुजरात सरकार हो या कोई और सरकार हो, गांव-गांव तक बैठे स्कूल तक कैरियर की उतनी अच्छी जानकारी पहुंचा देगी, कभी सरकार से होगा नहीं। हमने मेंटरशिप, देश के मेंटर प्रोग्राम शुरू किया। आप जैसे पढ़े लिखे लोग 5-5 बच्चों को कैरियर की गाइडेंस देते हैं और फ्री में देते हैं और फ़ोन पे देते हैं। तो हर पढ़ा लिखा आदमी, वो अहमदाबाद में बैठा हो या ऑस्ट्रेलिया में बैठा हो या दिल्ली में बैठा हो, 5 बच्चों को कैरियर पे गाइडेंस देता है। बच्चा कहता है मेरे को आर्टिस्ट बनना है, वो सोचता है, गूगल करके बता देता है आर्टिस्ट बनने के ये तरीके हैं। वो बोलता है मेरे को आईपीएस बनना है, तो गूगल करके बताता है आईपीएस बनने के ये तरीके हैं। तो हमने देश के मेंटरशिप का प्रोग्राम चलाया और बहुत सफल चल रहा है। मैं आखिर में आप सब लोगों को यही कहूँगा कि बहुत बड़ी चीज़ है, इतनी लंबी बातचीत आप सबने शिक्षा पे की, इतने डाइवर्सिफाइड क्वेश्चंस पूछे। हमेशा ये रहता है भाई जनता के बीच से सवाल आएंगे, मेरा कभी भी आग्रह ये नहीं रहता कि मेरे पास हर सवाल का जवाब है, लेकिन ज़रूर बातचीत करके आगे बढ़ेंगे तो हर सवाल का जवाब आपस में बातचीत से निकलता है। आज गुजरात का सवाल है और गुजरात के एक एक पेरेंट का सवाल है, एक एक बच्चे का सवाल है कि मेरे भविष्य का क्या होगा। आप उसको जवाब दीजिए कि तेरे भविष्य पे हम अच्छी एजुकेशन के लिए वोट लगाने वाले हैं, अपना आपका भविष्य सुरक्षित है।